लक्ष्मण रेखा की कहानी रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास काल से संबंधित है। यह कथा मर्यादा, अनुशासन और सुरक्षा के सिद्धांतों को दर्शाती है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने पहले अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी भेजा। सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री राम मृग के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वहीं छोड़ गए। स्वर्ण मृग वास्तव में मारीच था, जिसने राम के द्वारा मारे जाने से पहले हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर जोर से आवाज लगाई। सीता ने राम की आवाज सुनकर घबरा गईं और लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता करने का आग्रह किया। हालांकि लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई चाल है, परंतु सीता के बार बार आग्रह और उनकी चिंता देखकर वे राम की सहायता के लिए जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने सीता को यह हिदायत दी कि वे इस रेखा के बाहर न जाएं, क्योंकि यह रेखा उनकी सुरक्षा की सीमा थी। इस रेखा के अंदर कोई भी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उधर रावण, जो तपस्वी के वेश में वहां पहुंचा था, सीता को धोखे से रेखा के बाहर लाने की योजना बना चुका था। उसने साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगी और सीता से बाहर आने का आग्रह किया। पहले तो सीता ने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रावण ने जोर देकर कहा कि वह भिक्षा लेने के लिए उनके पास नहीं आ सकता, तो सीता ने उसकी बात मान ली और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। रेखा पार करते ही रावण ने अपना असली रूप धारण किया और सीता का अपहरण कर लिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अनुशासन और नियमों का पालन कितना आवश्यक है। लक्ष्मण रेखा को पार करने का परिणाम सीता को भोगना पड़ा और इस घटना ने रामायण के आगे के घटनाक्रम को नया मोड़ दिया। एक छोटा सा मिट्टी का घर है जिसमें रामू, उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे रहते हैं। रामू खेतों में काम कर रहा है, लेकिन फसलें सूख रही हैं। वह बहुत चिंतित दिखता है। सुमन घर के अंदर खाना बना रही है। कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। हर बार मौसम बिगड़ जाता है या फसल खराब हो जाती है। रामू थका हुआ घर लौटता है। घर के अंदर सुमन उसे परेशान देखती है। क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुमन, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सब बेकार जाता है। सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, शायद वहाँ किस्मत बदल जाए। यहाँ कुछ नहीं बचा। रामू, हम भाग्य को दोष क्यों दें? मेहनत करने से ही हालात बदलते हैं। अगर तुम गांव छोड़ दोगे तो हम कैसे जी पाएंगे? धीरज रखो, समय बदल जाएगा। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मन नहीं मानता। किस्मत को बदलना शायद मेरे हाथ में नहीं। अगले दिन रामू पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। वह एक बूढ़े साधु को देखता है जो ध्यान में बैठे होते हैं। रामू उनके पास जाकर झुकता है। महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? बेटा, किस्मत का खेल अजीब होता है, लेकिन यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि नसीब क्या है, तो इस पहाड़ के पार एक गुफा में जाओ। वहाँ 3 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलेंगे। वे उत्तर तुम्हारी किस्मत का राज खोलेंगे। जी महाराज, मैं वहाँ जाऊँगा। धन्यवाद। रामू पहाड़ की ओर बढ़ता है। घना जंगल आता है, जहाँ उसे एक कमजोर शेर मिलता है। शेर उसे देखता है और बात करता है। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपने नसीब का उत्तर ढूंढने गुफा की ओर जा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। क्या तुम इसका कारण जान सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारा प्रश्न भी पूछूंगा। रामू आगे बढ़ता है और सूखी नदी को देखता है। नदी बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नसीब का उत्तर ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं क्यों सूखी हूँ? मैं तुम्हारा प्रश्न भी पूछूंगा। रामू एक बड़े सूखे पेड़ के पास पहुँचता है। पेड़ उससे बात करता है। तुम किस ओर जा रहे हो? मैं अपने नसीब का उत्तर ढूंढने गुफा की ओर जा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं क्यों सूखा हूँ? तुम्हारा प्रश्न भी पूछूंगा। रामू गुफा में पहुँचता है। वहाँ एक दिव्य आवाज सुनाई देती है। तुमने यहाँ तक का सफर तय किया है, अपने प्रश्न पूछो। शेर, नदी और पेड़ के प्रश्न पहले पूछता हूँ।
शेर बहुत कमजोर है, नदी सूखी है और पेड़ सूखा हुआ है। इसका क्या कारण है? शेर को एक सीधा साधा इंसान खाना होगा, तभी उसकी शक्ति लौटेगी। नदी के किनारे एक पत्थर दबा हुआ है, उसे हटाने पर नदी बहने लगेगी। पेड़ की जड़ों में सोने का खजाना छिपा है, उसे निकालने पर पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और मेरी किस्मत, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? तुम्हारी किस्मत तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे और करोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। रामू वापस लौटता है और सबसे पहले शेर से मिलता है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पाया। हाँ, तुम्हें एक सीधा इंसान खाना होगा ताकि तुम्हारी शक्ति वापस आ सके। लेकिन मैं पेड़ और नदी की समस्या पहले सुलझाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो। ठीक है, जाओ। रामू नदी के पास जाता है और पत्थर हटाता है। पानी बहने लगता है। नदी खुश होकर रामू को आशीर्वाद देती है। तुम्हारे जीवन में अब कभी पानी की कमी नहीं होगी। रामू पेड़ के पास पहुंचता है। वह जड़ों को खोदता है और सोने का खजाना पाता है। पेड़ हरा भरा हो जाता है। इस खजाने को ले जाओ और सुखी जीवन बिताओ। रामू शेर के पास वापस आता है। शेर उसे देखता है और हंसता है। तुम इतने नेक इंसान हो कि मैं तुम्हें नहीं खा सकता। तुमने मेरी मदद की है। जाओ, सुख समृद्धि से जियो। रामू गांव लौटता है। खजाने से अपने घर की मरम्मत करता है, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करता है और गांव वालों की भी मदद करता है। उसकी मेहनत और अच्छाई से उसकी किस्मत बदल जाती है। देखा रामू, मेहनत और नेक काम से सब कुछ बदल सकता है। तुम बिल्कुल सही थी सुमन, किस्मत हमारे हाथ में ही होती है। नसीब सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है। अपनी मेहनत और दूसरों की भलाई से हम अपने नसीब को बदल सकते हैं।